वेलकम टू मैथस्तान। मैथस्तान में आपका स्वागत है बच्चों। तो जैसे कि हमने पिछली दो क्लासेस एवोल्यूशन एंड बिहेवियर पे की हैं, तो हम आगे के अब क्वेश्चन जो है न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। और इस पूरे यूनिट के अंदर वाटर रिलेशंस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन प्रोसेस, फिर अगर हम कहें तो उसके साथ साथ जो है बेटा ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ग्यूटेशन, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, समथिंग रिलेटेड टू फोटोसिस्टम, फोटोसिंथेसिस, ये सब कुछ हम इन सब के बारे में अब जो है बेटा पढ़ेंगे। तो हमारा जो है अब प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस शुरू होते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू की फॉर्म में ही हम प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे भी। और एक और बात, जैसे कि लेक्चर नंबर 8 और 7 में भी, और एक और है 6 या 4, ऐसे एक दो लेक्चर में कमेंट्स आए थे एक दो क्वेश्चंस के रिलेटेड। तो मैं उनको फिर से एक बार गो थ्रू करके, और अगर करेक्शन की नीड है या देयर विल बी समथिंग, सो आई विल गो बैक टू देम एंड लुक इनटू इट एंड आपको आगे बताऊंगी उनके बारे में कि क्या था उनका रियल आंसर या ऑप्शन। समथिंग एक था टीनोफोरा और एंथोजोआ में। सो मैंने शायद टीनोफोरा बोला हुआ है, और समवन हैज कि टीनोफोरा और एंथोजोआ दोनों आएंगे, तो मैं उनको देख लूंगी एक बार और फिर डिस्कस कर दूंगी। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला जो प्रश्न है, पहला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे, वो ये है, या तो पहला प्रश्न है, द प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स द रूट फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो बेटा आता है कि वो कौन सा प्रोसेस है, ऐसी कौन सी प्रतिक्रिया होती है प्लांट्स में कि जो वाटर है वो एंटर करता है रूट्स से, है ना, उसकी जड़ों से, सॉइल में से रूट हेयर्स जो है उसको एंटर कर देते हैं। तो बेटा जो वाटर के ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है, जिसके थ्रू पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आता है प्लांट्स वगैरह में, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। उसको हम ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, क्योंकि ये भी कैसा होता है ना कि एक और आपको बात बताऊं अगर बेटा, पहले तो आते हैं दो वर्ड्स। एक आता है डिफ्यूजन, इसका होता है इंटरमिक्सिंग कह लो या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए इसका इस्तेमाल होता है, गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए, एक्सचेंज के लिए। लेकिन जहां पे वाटर का ट्रांसपोर्ट की बात हो, उसको हम कहते हैं बेटा ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं हम उसको, उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑस्मोसिस कहेंगे, उसके बाद आता है बेटा कि ऑस्मोसिस क्या होती है। तो आपको पहले मैं बता दूं कि वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कह लो, पर यहां हम जैसे रूट हेयर्स में वाटर की ही बात करेंगे कि यही, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, जहां उसकी मात्रा ज्यादा है वहां से कम की ओर जाना, किसके थ्रू, ये प्रोसेस एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उसके थ्रू ही होता है बेटा, ये प्रोसेस थ्रू। और हमारे सेल में सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा जाता है ना, ये इसका रोल है सेमी परमिएबल का या सेलेक्टिवली परमिएबल का। तो जब इसका मतलब ये है, अगर बाहर सेल के मान लीजिए 20 है पानी, ऐसे आपको समझा रही हूँ, और अंदर है 10, तो ऑब्वियसली 10 20 से 10 की ओर जाएगा ना। तो यही बात है, और जो मात्रा में ज्यादा होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम होता है उसे सल्यूट। तो बेटा रूट हेयर्स में क्या होता है, जो रूट हेयर्स होती हैं, ठीक है, और सॉइल है एक तरफ, तो रूट हेयर्स में वाटर सॉल्वेंट कम है, लेकिन जो कह सकते हैं हम शुगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है, ये एक तरह का क्या है, सल्यूट पार्टिकल जो पानी में घुले हुए हैं, मतलब कम अमाउंट में होते हैं, तो इसकी मात्रा जो है ज्यादा है, तो एक तरह का अंदर ना हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन जाता होगा ना, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब पानी कम, सॉइल के कंपैरेटिवली पानी यहाँ अंदर कम है और बाहर वाटर ज्यादा है, और रूट के कंपैरेटिवली बाहर जो सोल्यूट है वो कम है, तो पानी किधर ज्यादा है, बाहर। तो बाहर से अंदर की ओर मतलब सॉइल से रूट हेयर्स की ओर जाएगी, किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रूट हेयर सेल्स की है वो एक्ट करेगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है प्रोसेस, ऑस्मोसिस। क्या है, ऑस्मोसिस। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया है, समझ आना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बेटा, दूसरा क्वेश्चन है, इन प्लांट सेल्स में
वाटर ट्रांसपोर्ट जो वाटर पोटेंशियल जो है बेटा, जिससे वाटर पोटेंशियल साइ फॉर इज फंडामेंटली इक्वल टू, वाटर पोटेंशियल जो है प्लांट सेल्स में वो किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है बेटा? तो ये ऑप्शन पहली है सल्यूट पोटेंशियल। अगर हम ऑप्शन की बात करें, ठीक है बेटा, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें आता है, पहली है सल्यूट पार्टिकल्स माइनस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, उसके बाद सल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, या सी ऑप्शन प्रेशर पोटेंशियल अलोन, या डी ऑप्शन सल्यूट पोटेंशियल अलोन। तो देखो बेटा, जो सोल्यूट का प्रेशर होगा या पोटेंशियल, उसके कारण उसको सोल्यूट पोटेंशियल, लेकिन जो सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में है जो लिक्विड फॉर्म में, उसका प्रेशर पोटेंशियल होगा। तो फंडामेंटल्स जो प्लांट सेल्स है उसमें वाटर पोटेंशियल क्या होता है? तो बेटा प्लांट्स में सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल जो है ना, ये दोनों मिलके जो टोटल वाटर पोटेंशियल बनाते हैं, क्योंकि दोनों मिलके हमने कहना हो तो क्या बनाते हैं, साई एस प्लस साई पी, सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल मिलके जो है वाटर पोटेंशियल जो है वो बनता है प्लांट सेल्स में, ठीक है बेटा। सोल्यूट पोटेंशियल को एक तरह का हम और क्या कह देते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बेटा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और जो प्रेशर पोटेंशियल है ये क्या होता है, जो सेल वॉल के द्वारा, जो सेल वॉल के द्वारा जो है बेटा प्रेशर, वाटर जो अंदर है उसके द्वारा, उसके उस पे पड़ता है सेल वॉल के जब जिस मान लो अंदर वेसल में जिसमें वो वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, तो वो जो दीवार है उसके पानी के ऊपर जो प्रेशर डालती है सेल वॉल जो है, वो वाटर के ऊपर जो ऑन वाटर जो प्रेशर डालती है उसको हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है बेटा। ओके जी, तो ये आ गया हमको सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन। उसके बाद आता है बेटा थर्ड, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन ये कहता है व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग हाइपरटोनिक सोल्यूशन इट अंडरगोस, तो ये क्या करता है, ठीक है। तो बेटा इसके पीछे ना पहले मैं आपको तीन कंसेप्ट समझाती हूँ, अगर वो आपने अच्छे से सुन लिए तो बेटा आपको आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। पहले ना, इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस ना तीन तरह की होती है बेटा, ऑस्मोसिस होती है तीन तरह की। एक सोल्यूशन होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, एक जो होता है वो होता है हाइपरटोनिक, ठीक है बेटा। तो जब आइसोटोनिक आएगा तो आइसो मीन्स सेम, तो इसका मतलब क्या है बेटा, अब मैं आइसो पे आती हूँ, पहले पहले क्या आती हूँ, मैं आइसो पे आती हूँ। तो आइसोटोनिक जो है बेटा, पहले हम समझते हैं कि आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। आइसो का मतलब है सेम, तो इसका मतलब ये है जो हमने सोल्यूशन बनाया उसमें जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट पार्टिकल की या सॉल्वेंट की, उतनी ही सेम सोल्यूट की जो प्रेशर है या कंसंट्रेशन जो है वो सेल के इनसाइड है, सेम सेल के इनसाइड है। तो जब सेल का जो प्रेशर है इनसाइड या सेल के अंदर जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है वो सिमिलर है जो कि आउटसाइड मीडिया में जो है, इसको कहेंगे सेम। तो जितना वो लूज करेगा अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, हम ये कह सकते हैं जितना वहां से अंदर से बाहर उतना ही बाहर से अंदर जाएगा। तो सेम हो रहा है, सेम फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है ना, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो जिससे जिससे असल में क्या कोई फर्क नहीं आता, टोटल अगर नेट फ्लो कहना हो तो नो नेट फ्लो ऑफ वाटर, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर या नो नेट फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। ये इसे कहते हैं आइसोटोनिक में होता है। सेकंड अब आ गया हाइपोटोनिक, अब आ गया हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक मतलब हाइपो मीन्स लो। अब अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जिसका सोल्यूशन का जो प्रेशर है, सोल्यूशन में जो सोल्यूशन ऐसा हो गया अब कि इसमें जो है सोल्यूट कम है, सोल्यूटोनिक मतलब है कि सोल्यूट की मात्रा जो प्रेशर है अंदर बाहर, इसमें सोल्यूट कम है, अगर 10 है तो मतलब वाटर जो सॉल्वेंट होगा वो 90 होगा, बाहर मतलब सोल्यूट कम। लेकिन इनसाइड सेल के जो है, सेल के इनसाइड जो होगा, सेल के कंपैरेटिवली जो मीडिया जो सोल्यूशन हमने बनाया है उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, जिससे कारण मतलब लिक्विड चीज में तो वाटर ज्यादा हो गई, पानी बाहर।
लेकिन सेल के कंपैरेटिवली सोल्यूट कम है। तो इसमें जो सोल्यूट है सेल के अंदर, ये हम मान लेते हैं 30 होगा। और जो सॉल्वेंट है वो तो फिर 100 का, अगर हमने टोटल का बनाना हो तो ये 70 हुआ। तो हमें पता है बाहर यहाँ 90 है, यहाँ 70 है, तो 90 से 70 की तरफ जाएगी ना, आउटसाइड है ये सोल्यूशन में। ठीक है। तो सोल्यूशन से अंदर मतलब कि बाहर से अंदर की ओर जाएगा ना, सेल के अंदर, सेल के अंदर पानी जाएगा। तो क्या होगा, गेन ऑफ वाटर होगा इनसाइड सेल, इन सेल। ठीक है, जिसके कारण सेल क्या कर जाएगा, स्वेलअप, स्वेलअप कर जाएगा। ठीक है, फूल जाएगा। ये हो गया हाइपोटोनिक में। हाइपो मीन्स लेस, लेस क्या, टॉनिक मतलब प्रेशर अंदर। थर्ड आ गया हाइपरटोनिक। थर्ड क्या आ गया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसमें ऑस्मोसिस कैसी होगी, ये सेल है, इसको हमने रखा सोल्यूशन में, और ये इसकी मेम्ब्रेन जो पीएम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह, एसपीएम की तरह वर्क करेगी। तो इसके अंदर हाइपर मींस ज्यादा टॉनिक है, मतलब अब यहाँ सोल्यूट जो है वो हाई है, और यहाँ सोल्यूट कम है, लेस। तो मतलब अगर पानी यहाँ सोल्यूट अगर था हाई, मतलब लाइक कि 50 मान लो, तो वाटर भी इसका 50 हुआ। यहाँ अगर 100 का बनाना है, यहाँ सोल्यूट कम है तो मतलब मान लो 20 है, तो यहाँ वाटर कितना हुआ, 80। तो अंदर से बाहर की ओर जाएगा ना, ज्यादा से कम की ओर जाता है, तो सेल लूज करेगा वाटर। यहाँ वहां पहले में गेन था, सेल लूज वाटर, जिसके कारण सेल जो है वो क्या हो जाएगा, सेल का साइज अगर पहले इतना था, लूज करके इतना हो जाएगा, तो श्रिंक कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस, सिकुड़ जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको तीनों बता दिए। और इसका आप क्वेश्चन करते हैं, व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग हाइपरटोनिक, तो मैंने आपको बताया हाइपर मतलब ज्यादा, वो सॉल्यूशन अब हमने तैयार किया आउटसाइड एनवायरनमेंट, जिसमें हमने सेल को रखना है, जिसमें क्या है, हाइपर मतलब सॉल्ट ज्यादा है, सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, पानी कम है एज कंपेयर टू द सेल पार्टिकल। तो सेल अब देगा, उसको तरस आ गया कि मेरे पास पानी ज्यादा है, वो लूज करेगा, वो लूज करेगा तो प्लाज्मोलाइसिस होगी। क्या होगी बेटा, प्लाज्मोलाइसिस होगी। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब है कि आउटसाइड द सेल सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनसाइड। ठीक है, उसके बाद बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। द इनिशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ड्राई सीड्स और वुडी पार्ट इज प्राइमरली ड्यू टू, शुरू में जब कहते हैं ड्राई सीड्स को हम पानी में या वुडी पार्ट्स को हम पानी में रखते हैं, तो इनिशियल जो शुरुआत में पानी अब्जॉर्ब होता है उनके द्वारा, वो मेनली किसके कारण है, ऑस्मोसिस के कारण, या फिर बेटा इम्बाइबिशन के कारण, या रूट प्रेशर के कारण, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण, जो इनिशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है। तो बेटा इसमें ड्राई सीड्स हो गए, वुडी पार्ट्स हो गए, ये ऐसी चीजें जो आई हैं, ये अपने आप में क्या है, थोड़ा सॉलिड, ये क्या है, सॉलिड नेचर की हैं, या हम कह दो कि एक तरह के कोलॉइड्स। ठीक है, तो बेटा इनके द्वारा जो है क्या होता है, इम्बिबिशन जो इनिशियली होता है, इम्बिबिशन होता है। आप कहोगे मैम इम्बाइबिशन या इम्बिबिशन कह लो, क्या होता है, एक स्पेशल डिफ्यूजन टाइप है, जहां पे जो सॉइलेट्स या कोलॉइड पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, कॉज करते हैं, कॉजिंग, जिसके कारण कॉजिंग इंक्रीज इन वॉल्यूम, किसकी, सॉलिड्स की, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ दोज सॉलिड्स। या आप क्या कहोगे, जैसे यार ड्राई फ्रूट्स को हम क्या करते हैं बेटा, डालते हैं हम रात को, जैसे किशमिश है, उसको वाटर में हमने भिगो के रख दिया, दिन में हम देखते हैं किशमिश ने पानी गेन कर लिया होता है, और वो एक दाना फूल फूल के स्वेलअप हो जाता है, क्योंकि बाहर जो पानी था, और जो वो तो ओनली वाटर है, हमने पानी में भिगो के रखा, लेकिन किशमिश के अंदर वाटर के साथ साथ शुगर्स हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, हाई कंसेंट्रेशन में, मीठी मीठी होती है उसमें सोल्यूट्स जो भी हैं, और चीजें मिक्स हैं। तो वो तो क्या हुई, हाइपरटोनिक अंदर, और बाहर हाइपो, मतलब अंदर ज्यादा सोल्यूट है और बाहर जो है सोल्यूशन हाइपरटोनिक है, तो वो तो सोल्यूशन देगा पानी अंदर किशमिश को, तो किशमिश स्वेलअप कर जाएगी, पहले ऐसी थी ऐसी हो जाएगी, इंक्रीज इन साइज हो गया। ऐसी ड्राई सीड्स या वुड को भी जब हम रखते हैं, तो पानी जब मिलता है शुरू में, तो वुड भी तो फूल जाती है, तो ये वुडी पार्ट्स, ड्राई सीड्स, ये सॉइलेड या कोलॉइड्स का काम कर रहे हैं, तो इनिशियल एब्जॉर्प्शन इनकी जो होती है, उसके लिए प्रोसेस को कहते हैं इम्बाइबिशन। ठीक है, ड्राई वुड जो है वो स्वेल कर जाती है जब मॉइस्चर उस पर पड़ता है, और ड्राई सीड्स जो है वो पानी उसकी सीड कोट में एंटर करके उसमें ट्रिगर करवाने की कोशिश करता है जर्मिनेशन। ठीक है ना,
तो ये होगी इम्बाइबिशन। अब देखो, रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कहते हैं जो रूट प्रेशर है बेटा वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए जो है बेटा, जो ऑप्शन ए है बेटा वो ये है, पुशिंग वाटर अप टू टॉल ट्रीज, क्या इसके लिए जो रूट का प्रेशर है। गटेशन इन अर्ली मॉर्निंग आवर्स, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, या फिर ट्रांसपिरेशन पुल। सबसे पहले तो बेटा रूट प्रेशर क्या होता है, बात तो ये आती है, ये एक तरह का प्रेशर है जो क्या है, डेवलप करता है कौन, जाइलम, इन सम प्लांट्स, इन सम प्लांट्स, किसके कारण, ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोइल। ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन किसकी होती है बेटा, जब जाइलम जो है, अब देखो रूट या रूट हेयर्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं बेटा अगर, लेकिन उनमें जो हमारे प्लांट में जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जो पूरे आगे फैलाता है वाटर को, वो तो जाइलम है ना, वो जाइलम के वेसल्स इंटरकनेक्ट करके उन्होंने कॉन्टिन्यूस चैनल बनाया होता पानी के लिए। तो जब कहते जाइलम जो है उसमें से सॉइल में से रूट के थ्रू जब न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है, तो उसके दौरान जो प्रेशर जाइलम डालता है, एक्सर्ट करता है, डेवलप करता है, उसे हम रूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और ये किसके लिए जो है बेटा रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है गटेशन के लिए। ऑप्शन जो बी है, गटेशन इन अर्ली मॉर्निंग आवर्स, शुरू शुरू में दिन के तड़के तड़के सवेरे अर्ली मॉर्निंग बेटा जो गटेशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपको गटेशन क्या है बेटा, एक होती है ट्रांसपिरेशन, गटेशन, और एक होती है गटेशन। जब देखो बेटा, जब वाटर लॉस हो, ठीक है, प्लांट में, इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदों की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, ठीक है, वाटर लॉस हो रहा है थ्रू, किसके थ्रू हो रहा है बेटा, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम हयाडाथॉट्स कहते हैं, जो किस पे होते हैं, टिप ऑफ लीव्स पे, लीव्स की टिप्स पे, एजेस पे ये होते हैं बेटा। तो इनके थ्रू जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो, मतलब लूज होना, लॉस होना, वाटर का लॉस होना, तो जिसके कारण एक प्रेशर फोर्स को वाटर आउट करती है, प्रेशर लगता है। गटेशन क्या है, एक तरह का रूट प्रेशर, जब क्या करता है, प्रेशर जब लगता है और वो प्रेशर जो वाटर लॉस करवाता है प्लांट्स में से, किसकी फॉर्म में, लेकिन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, और किसके थ्रू, स्पेशल स्ट्रक्चर्स लीव्स के एजेस पे या टिप्स पे होते हैं जिनको हाइडाथोट्स कहा जाता है, उसके थ्रू। तो बेटा इस प्रोसेस को कहते हैं गटेशन, कि पानी, एक तो होता है पानी का वाटर लॉस, वो प्लांट्स जब करती हैं वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, भाप की फॉर्म में हो तो ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स मेनली, या फिर जब ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हो तो उसे कहते हैं गटेशन। ठीक है, तो रूट प्रेशर जो अर्ली मॉर्निंग में जो गटेशन होती है ना, वो क्रिएट करता है कि ये रूट रूट का प्रेशर जो है वाटर लॉस को ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में करवाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा आता है, उसके बाद आता है बेटा द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर आ गया, या कह लो लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स। मैंने स्टोमेटा कहा था, लेकिन एरियल पार्ट्स होते हैं जो हवा में है, मतलब स्टेम पे भी हैं, मेनली लीव्स पे होते हैं, लेकिन स्टेम्स वगैरह पे भी वो स्मॉल पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा इनके थ्रू जो है वाटर का लॉस होना, इससे क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। जब वर्ड ही वाटर वेपर आ गया तो सवाल ही नहीं, जब आएगा ड्रॉपलेट तब होता है गटेशन, जब आएगा वाटर वेपर तो तब क्या होता है, ट्रांसपिरेशन कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं उसे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसपिरेशन। उसके बाद आता है डिफ्यूजन प्रोसेस जो है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और सक्शन थ्योरी वाज कॉइन्ड बाय, जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या सक्शन थ्योरी जो थी ये किसने दी थी बेटा, तो ये ऑप्शंस हैं बीएस मेयर, क्रैमर एंड थाइमन, ठीक है, आर्टकिंस एंड प्रिस्टल, एंड फोर्थ ऑप्शन है बोहम। तो बेटा ये जो थ्योरी थी ये बीएस मायर ने दी थी, और कौन से ईयर में दी थी, ये उन्होंने दी थी 1938 में। ठीक है, इसमें जो डी
डीपीडी है, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या सक्शन थ्योरी जो है, ये क्या होता है? डीपीडी जो है ये क्या है? प्रेशर डिफरेंस है। डिफ्यूजन प्रेशर जो एक सॉल्यूशन का है, और डिफ्यूजन प्रेशर जो एक प्योर सॉल्वेंट का है एट सेम टेम्परेचर, उससे हम कहते हैं, उसके डिफरेंस को कहते हैं डीपीडी। इसको मैं अगर एग्जांपल देके समझाऊं बेटा, इसका ये है, मान लीजिए, देखो सोल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मान लीजिए इसका अगर प्रेशर जो है, ऐसे बता रही हूँ, एम ए 10 है मान लीजिए, ठीक है, 10 बार है मान लो, लेकिन प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर है, अगर वो मान लीजिए, ऐसे कह रही हूँ 30 है, तो इसके बीच का डिफरेंस 30 - 10 क्या होगा? 20 जो है बार, वो क्या होगा हमारा? डी पी डी। आगे बात समझ, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया, ठीक है। तो ये टर्म दी थी बी एस मेयर ने। किसने दी थी बेटा? बी एस मेयर ने। उसके बाद आता है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ट्रांसपिरेशन रेट जो है बेटा वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा रैपिडली, डिक्रीज करेगा स्लोली, या रिमेन अनअफेक्टेड, मतलब कोई भी असर नहीं होगा। कहते जब हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो गिर जाएगा, लो हो जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन की स्पीड पे, उसकी गति पे, रेट पे, जिस स्पीड से वो पहले चल रहा है, उससे अब वो कम में, तेज में, या बहुत कम में, या बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? रेट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर ये है कि जब ट्रांसपिरेशन जो है वो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है जब, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है बेटा वो इंक्रीज करता है, बढ़ता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है जब क्या होता है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। क्यों भला? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करेगा, क्योंकि लो एयर प्रेशर जब हो गया, क्योंकि जब लो एयर प्रेशर हो जाएगा, एयर प्रेशर जब लो हो गया बेटा, तो वो क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा एयर की डेंसिटी को, एयर डेंसिटी को, ठीक है। प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम पड़ रहा है, तो अब वो खुले खुले रह सकते हैं एयर पार्टिकल्स। ऐसे सोच लो, प्रेशर ज्यादा हो तो पास पास आ जाते हैं नीचे, है ना? प्रेशर ज्यादा पास पास आए क्लोजली। लेकिन प्रेशर कम हुआ जैसे एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एयर की डेंसिटी कम हो गई, मतलब वो खुले खुले हो गए एयर पार्टिकल्स, ठीक है। अब एयर पार्टिकल्स खुले खुले हो गए, तो जिससे क्या हुआ बेटा? इजी हो जाएगा फॉर वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स कि वो डिफ्यूज कर सके, डिफ्यूज आउट ऑफ स्टोमेटा इनटू एटमॉस्फेयर। उनके लिए जब एयर डेंसिटी कम हो गई, तो अब उनको टकराव, कोलिजन कम है, रेजिस्टेंस कम हो गई, इनडायरेक्टली कहना हो तो रेजिस्टेंस कम हो गई, इजिली वो डिफ्यूज करके एटमॉस्फेयर में एड अप हो सकते हैं, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी इसलिए, ठीक है। आगे बात समझ। दूसरा इसका ये भी रीजन था कि जो वेपर डीपीडी बढ़ जाता है इसके कारण ना, डीपीडी बढ़ जाएगा, या फिर कह लो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है बेटा, वो अंदर वाले लीफ के अंदर, और कहना हो कि बाहर जो है एक्सट्रीमली ड्राई एयर है, उसके बीच का जो फर्क है, वाटर पोटेंशियल जो है, डिफरेंस जो है डिफ्यूजन पोटेंशियल, वो क्या होता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा? जितना डीपीडी का डिफरेंस ये जो है इंक्रीज हो गया, तो इससे क्या होगा? डीपीडी बढ़ गया, तो एक्सेलरेशन, तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगी, इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। मैंने अभी आपको कहा कि ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस एक वाटर मूवमेंट का, वाटर ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है, जिस वाटर पार्टिकल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कह लो, जो हाई कंसंट्रेशन से ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जाते हैं, किसके थ्रू? एक मेम्ब्रेन बीच में होती है दो सेल के बीच की, उसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, एक सेल से दूसरी सेल, या एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन होते हैं, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से, निम्नलिखित में से, चार ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी एक एग्जांपल जो है वो नहीं है ऑस्मोसिस की, मतलब बाकी होंगी। तो बेटा पहली ऑप्शन पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। इसको तो अगर हमने नहीं भी पढ़ना हो तो शुरू में ही रूट हेयर्स के थ्रू हमने कहा था कि जो वाटर ऑब्जॉर्ब होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है? ऑस्मोसिस से। तो ये तो सही है, ये तो करेक्ट है।
मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट ऑफ द लिविंग सेल। तो ये तो गैसेस है। तो गैसेस की जो एक्सचेंज है उसको हम डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस थोड़ी कहते हैं, उसको तो हम डिफ्यूजन कहते हैं। उन्होंने कहा था कौन सी एग्जांपल नहीं है, तो यही एग्जांपल नहीं है। आगे बढ़ते हैं चलो। वही रात को पानी में रेजिन्स मतलब किशमिश को भिगो के रखा, तो क्या होता है, किशमिश में सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाहर वाले। पानी तो प्योर है, तो पानी बाहर से अंदर की ओर जाएगा, किशमिश को पानी मिलेगा, उसको एज ए सेल ट्रीट करो, सेल ने गेन किया वाटर। जब गेन किया वाटर तो सेल स्वेलअप कर गया, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी ऑस्मोसिस ही है, ये तो है ऑस्मोसिस। गेनिंग ऑफ वाटर बाय यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, जो अपने आप में यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, एल्गा हो गया जैसे कुछ, तो वो भी जो वाटर जो है गेन करते हैं, वो अपने आप में कैसे करते हैं, आउटसाइड इन्वायरमेंट से, ऑस्मोसिस के थ्रू। वाटर वर्ड आ गया वैसे भी, जहां पे वाटर एक सेल, यूनिसेलुलर मतलब सेल ही है जो एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर, तो वाटर आ गया, वाटर का तो ऑस्मोसिस। यहाँ गैस का था, ये डिफ्यूजन है। तो ऑप्शन कौन सी है जो एग्जाम्पल नहीं है, तो वो ऑप्शन है बी। बी, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट ऑफ द लिविंग सेल। ठीक है, उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वुड हैव हाईएस्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। पहली ऑप्शन है M/10 यूरिया, फिर आता है M/10 बैरियम क्लोराइड, फिर M/10 ग्लूकोज, और लास्ट में आता है M/10 NaCl। ठीक है बेटा, तो इसमें हम करते हैं सबसे पहले तो बेटा, जो फॉर्मूला आता है ना ऑस्मोटिक प्रेशर से निकाले का, वो है ICRT। ठीक है बेटा, ICRT। इसमें जो C है ना बेटा, वो है मोलैरिटी बताती है, वो है मोलैरिटी। इसमें जो सी है वो क्या बताती है, मोलैरिटी। मोलैरिटी बताएगी। और आर जो है, ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू है, जो कांस्टेंट ही होती है। और टी गिवन टेम्परेचर, जो भी होगा टेम्परेचर। ठीक है, और आई क्या है इसमें, आई जो है ना बेटा, वो है वांट ऑफ फैक्टर। आई जो क्या है, वो क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है। ठीक है बेटा, वांट ऑफ फैक्टर है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ये वांट ऑफ फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डिसोशिएट किए अपने आयंस में, जब उसको हमने सोल्यूशन में डाला, सोल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्वेंट में डाल के सोल्यूशन बनाया, तो कितने उसके आयंस डिसोशिएट किए, इस पे डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसी पे करेगा ना डिपेंड। तो बेटा अब हम देखेंगे आगे, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले एनालिसिस करना हमने कि आई का एनालिसिस ऑफ ऑप्शन। सबसे पहले यूरिया का अगर हम देखें, तो यूरिया अपने आप में वैसे बेटा एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो टूटते हैं अपने आयंस में, तो ये तो टूटता ही नहीं है, तो इसका तो कोई डिसोशिएट ही नहीं करेगा, तो इसका I1 होगा, जिसका नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। अब BaCl2 है, ये तो डिसोशिएट करेगा बैरियम 2 पॉजिटिव में, और साथ में दो क्लोराइड बनेंगे, तो इसका आई हो जाएगा। वो तो एक का एक ही रहा ना मॉलिक्यूल अपने आप में, तो एक, इसके तीन बन गए, तो तीन हो गया आई। फिर ग्लूकोज भी अपने आप में नॉन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका भी आई क्या हुआ, 1 हुआ। अब इसमें जो है NaCl, ये एक Na में पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो इसका आई हो गया 2। हो गया ना 2। अब हमें पता है ऑप्शन 2 जो है, क्योंकि देखो सब में क्या सेम रहा, जो मल्टीप्लाई ICRT, ये भी कांस्टेंट, सी जो मोलैरिटी है वो तो हमें यहाँ से। ठीक है, अगर तो दूसरा जो है इनमें अगर हम कहें ऑस्मोटिक प्रेशर, वो किसका होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, आर भी कांस्टेंट, ये टी भी कांस्टेंट, फर्क आई का पड़ रहा है सब में। तो आई क्या है, इसमें 2 थी, इसमें 1 थी, इसमें भी 1, लेकिन इसमें 3, तो सबसे ज्यादा आई की वैल्यू किस में है, सबसे ज्यादा आई की वैल्यू है बेरियम क्लोराइड वाले में, इसलिए इसका जो है हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, देखने में हमें ये क्वेश्चन बड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन हमने देखा यूरिया जो है बेटा, वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो आई क्या हो गया इसका, 1। इसका आई, दो, एक बेरियम दो क्लोराइन में टूटेगा तो 3। ग्लूकोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक की फॉर्म में रहेगा तो 1। NaCl, एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव में टूटेगा, सबसे हाईएस्ट है इसकी वैल्यू। हाईएस्ट ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी इसी का होगा। ठीक है, हाईएस्ट ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी किसका होगा, इसी का होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का हमने निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे हम करते हैं। सो बेटा हम आज के जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसके आगे अब चलते हैं। हाँ,
तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ फुल्ली टर्जिड सेल। तो हमने पहले भी किया कि वाटर पोटेंशियल इसमें भी था, वो क्या होता है कि जो प्रेशर पोटेंशियल और जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है उसी को मिलके वाटर पोटेंशियल बनता है। तो इसका टोटल क्या होगा टर्जिड सेल का वाटर पोटेंशियल। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन ए है पॉजिटिव, ऑप्शन बी है नेगेटिव, ऑप्शन सी है जीरो, और ऑप्शन डी जो है वो है इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है। तो अब इसका हम करेंगे कि वाटर पोटेंशियल एक फुल्ली टर्जिड का मतलब है कि पूरा ऐसे फूला हुआ। ठीक है, ऐसे पूरा फुल पानी है उसमें, पूरा भरा हुआ है। तो उसका जो है अच्छा खासा पानी, वाटर पोटेंशियल उसका क्या होगा बेटा। तो पहले मैंने बताया वाटर पोटेंशियल किसके बराबर होता है, सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल के बराबर। ये हमने पहले कर लिया था। इसका आंसर आता है फुल्ली टर्जिड का होगा जीरो। जीरो कैसे होगा, क्योंकि इसमें जो सोल्यूट पोटेंशियल होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, इसमें नेगेटिव होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सोल्यूट्स हैं वो क्या करते हैं, लोअर द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। ठीक है, वो क्या करेंगे, फ्री एनर्जी जो होती है ना वाटर की, उसको लोअर करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया नेगेटिव। दूसरी तरफ जो प्रेशर पोटेंशियल है, जैसे ही वाटर कहते एंटर करता है सेल के अंदर तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, सेल वॉल के अगेंस्ट, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं, साई पी। तो ये जो प्रेशर पोटेंशियल है, इनवर्ड प्रेशर जो है, ये क्या करता है, आउटवर्ड ये बैलेंस करता है। किसको, ये बैलेंस करता है आउटवर्ड प्रेशर को। आउटवर्ड जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको बैलेंस करता है। तो मतलब ये जो है इक्वल होगा इन मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड का, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा लेकिन ऑपोजिट होगा। तो मतलब ये पॉजिटिव होगा लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होगा किसके, सोल्यूट पोटेंशियल के। तो ऑल इन ऑल अगर इसकी बात आए तो इसका क्या मतलब है, ऑल इन ऑल बात आए तो टर्जिड के लिए क्या है, जो एस है ये मान लीजिए, अगर मैं कहती हूँ प्लस, नहीं प्लस नहीं, नो ये तो नेगेटिव होता, -10 अगर, तो प्रेशर पोटेंशियल उतना ही मैग्नीट्यूड का लेकिन ऑपोजिट, मतलब अगेंस्ट, मतलब प्लस में होगा। तो कैंसल आउट होके टोटल जो वाटर पोटेंशियल है वो हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो टर्जिट सेल का, इसीलिए कहते हैं जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद जो है वो ये है, द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट सेल loses water and shrinks in a hypertonic solution is called। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, पहले तो अगर फिर से याद दिलाएं तो हमने कहा था कि जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपर मींस मोर, मतलब हाई, टोन मतलब सल्यूट की, तो हाई सल्यूट की कंसंट्रेशन होगी। हाई सल्यूट की क्या है बेटा, कंसंट्रेशन है, मोर या हाई सल्यूट की क्या है, कंसंट्रेशन होगी एज कंपेयर सोल्यूशन की, एज कंपेयर टू द सल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये मेरे पास सोल्यूशन है और उसके अंदर मैंने ये सेल डाला, तो इस सोल्यूशन में जो है वो सोल्यूट है वो हाई है, सोल्यूट हाई है, और अंदर जो है वो सोल्यूट कम है। तो मतलब यहाँ जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब लगा लीजिए अगर पानी है, यहाँ कम होगा 60, तो इनसाइड जो है वाटर वो ज्यादा होगा, वो होगा मान लीजिए अगर 80, ऐसे बता रही हूँ। तो ऑब्वियसली पानी जो है वो क्या करेगा, वो इनसाइड मतलब सेल से 60 की तरफ जाएगा ना, 80 से 60 की तरफ, तो सेल क्या करेगा, सेल विल लूज वाटर, सेल विल लूज वाटर, सेल विल लूज वाटर। ठीक है, सेल क्या करेगा, पानी को लूज कर देगा। जिस इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि सेल का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, जो सेल साइज है वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं इसे, क्या प्रोसेस को कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूट प्रेशर इज प्रैक्टिकली एब्सेंट इन। तो पूछा जाता है कि रूट प्रेशर जो है वो किन में एब्सेंट होता है यूजुअली। ठीक है, तो इसकी चार ऑप्शंस जो हैं वो हैं, पहला है हर्बेशियस प्लांट्स में, डाइकोटिलेडन्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, या मोनोकोट्स में, कि जो रूट का जो प्रेशर है वो किस में एब्सेंट होता है। तो इसका आंसर जो है बेटा
जिम्नोस्पर्म्स, सी इज द राइट आंसर, कि जिम्नोस्पर्म्स का जो रूट प्रेशर है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसका वन ऑफ द रीजन क्यों है, क्योंकि जो रूट प्रेशर होता है बेटा, वो हमें पता है कि रूट सिस्टम का अंदर, रूट के इनसाइड जो उसकी वॉल्स जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, जो वाटर फ्लो करता है प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ठीक है, तो उसे हम रूट प्रेशर एक तरह का कह देते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, बहुत सारे टॉल प्लांट्स प्लांट्स होते हैं, जैसे टॉल ट्रीज होते हैं बेटा, जैसे कॉनिफर्स हो गए, इनमें क्या होता है, रूट प्रेशर जो है ना, इज नॉट दैट इनफ, इतना इनफ नहीं होता, काफी नहीं होता बेटा कि वो वाटर को पूरा ऊपर तक पुश कर सके, इज नॉट इनफ, क्योंकि बहुत टॉल्स हैं। कॉनिफर्स हो गए, जैसे कुछ कॉनिफर्स होते हैं, बहुत ज्यादा टॉल, बहुत ज्यादा टॉल हाइट के होते हैं ये कॉनिफर्स, तो ये इतने नहीं है, इनमें जो इनसाइड रूट प्रेशर है दैट इज नॉट दैट इनफ, वो इतना ज्यादा नहीं है अमाउंट में कि पानी को पूरा उतना हाइट को गो थ्रू करके इतना टॉल तक पहुंच पाए, टॉप तक, ठीक है, इतना आ गया पहले। तो उसके कारण क्या होता है इंस्टेड, जिसके कारण ये किस पे रिलाई करते हैं, ये डिपेंड किस पे करते हैं, ये डिपेंड करते हैं ट्रांसपिरेशन में, ट्रांसपिरेशन पे, किस पे, ट्रांसपिरेशन पे ये डिपेंड करते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल आपने थ्योरी पढ़ी होगी कि जैसे जैसे लीव्स या अपर एरियल सर्फेसेस से वाटर लॉस होता है, तो एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है, मतलब सक करती है, जो ऊपर को पानी को खींचती है, जिसके नीचे का पानी ऊपर को आता है। तो यूजुअली ये ना कि रूट प्रेशर पे, ज्यादा किस पे डिपेंड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, ट्रांसपिरेशन पुल पे, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट वाटर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, मतलब पानी को नीचे से डाउनवर्ड से अपवर्ड एट द टॉप ऑफ द प्लांट तक लाने के लिए, टॉल ट्रीज जो मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं, उन केसेस में जो रूट प्रेशर है वो इतना काम नहीं करता, बिकॉज वो इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, उसके अंदर इतनी पावर ही नहीं है, फोर्स ही नहीं को पानी को पूरे टॉप तक लेके जाए, तो वो ट्रांसपिरेशन पुल पे ज्यादा डिपेंड होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो रूट प्रेशर है वो जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन सी जो है जिम्नोस्पर्म्स में लगभग क्या होता है, एब्सेंट होता है प्रैक्टिकली, ये कहा जाता है, ठीक है। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल किस में पाया जाता है, कहते, अब आ गया मैक्सिमम जो वाटर पोटेंशियल है वो किस में पाया जाता है, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल किस में पाया जाता है, प्योर वाटर पे, सेल सैप पे, सेलाइन वाटर पे, या साइटोप्लाज्म में। तो बेटा नाम में ही आप एक कॉमन सेंस लगाएं, वाटर का पोटेंशियल कह रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किस में होगा, जो चीज जितनी प्योर होगी, पानी का पोटेंशियल है तो वो प्योर वाटर में ही सबसे ज्यादा होगा ना, प्योर वाटर में ही सबसे ज्यादा होगा, इसलिए हम कह देंगे कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। उसके बाद आता है द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग ऑफ सीड्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। तो ये तो हमने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया है कि जब वाटर्स को हम सोक करके रखते हैं बेटा, शुरू में जो, क्योंकि जो ड्राई सीड्स हो गया, मतलब एक तरह का सॉलिड पार्टिकल्स का या कॉलोइडल फॉर्म का रोल हो गया, इनके केस में जो इनिशियल वाटर एब्जॉर्प्शन है, हमने पीछे ही क्वेश्चन किया किसके कारण होता है, तो प्रोसेस था इम्बाइबिशन, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इम्बाइबिशन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इम्बाइबिशन इज द राइट आंसर, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, तो हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एपिफिटिक रूट्स हैव स्पेशल टिश्यूज। तो अब क्वेश्चन आता है, जो एपिफिटिक रूट्स हैं उनमें क्या है बेटा, स्पेशल टिश्यू होता है एक, तो वो कौन सा होता है, तो ऑप्शंस हैं वैक्यूल, वेलामेन, एपिब्लेमा, या नन ऑफ दीज। पहले तो वैक्यूल जो है ये कोई स्पेशल टिश्यू थोड़ी है, ये तो ऑर्गेनेली है, वैक्यूल जो है ये स्पेशल टिश्यू नहीं है, ये तो ऑर्गेनेली है, जो प्रेजेंट होती है, वाटर मेंटेन करती है लेवल या समथिंग, तो ये तो नहीं है। तो इनमें जो एपिफाइट्स आप ना छोटी क्लासेस से ही पढ़ रहे होंगे, इनमें वेलामेंट टिश्यू होता है, इनमें में क्या होता है, एक स्पेशल वेलामेंट टिश्यू होता है जो जो मल्टीलेयर्ड होता है, और इसकी एपिडर्मिस जो है, बाहर की आउटर मोस्ट कवरिंग जिसे कहते हैं एपिडर्मिस, वो स्पॉन्जी नेचर की होती है, ठीक है बेटा। और ये एरियल पार्ट्स में पाया जाता है, किसमें, एरियल पार्ट्स में, जो एरियल रूट्स होती है ना, किसकी, एपिफिटिक प्लांट्स की। एपिफाइट्स क्या, एरियल कैसे हुई, आप कहोगे मैम एरियल कैसे, तो एपिफाइट्स क्या होते हैं, एपिफाइट्स वो होते हैं, एपिफाइट्स आर दोज दैट ग्रो ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट स्पीशीज। जो एक प्लांट, ऐसा प्लांट्स है जो दूसरे प्लांट के ऊपर उग रहा है, ऊपर जो है ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो क्यों, इनको स्पेस पैरासाइट कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, स्पेस पैरासाइट्स।
स्पेस पैरासाइट्स है, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्पेस के लिए, सिर्फ सिर्फ ग्रो कर रहे हैं, उससे कोई न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे, ऐसा कोई हार्म नहीं दे रहे हैं, तो इनको स्पेस पैरासाइट्स कहा जाता है। तो ये एक के ऊपर जब ये ग्रो करेंगे तो रूट्स तो इसके एयर में ही है ना, तो एरियल रूट्स इसलिए कहा गया। तो बेटा इनकी एरियल रूट्स के पार्ट्स में एक मल्टी लेयर्ड स्पॉन्जी एपिडर्मिस होती है इनकी, और ये मल्टी लेयर्ड के टिश्यूज होते हैं, इनको वेलामेन कहा जाता है बेटा। और जैसे कि यूजुअली जैसे एपिफिटिक प्लांट्स हो गए, जैसे कि ऑर्चिड्स, तो उनमें ये पाया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन है ना फिलामेंट टिश्यू का, वो क्या होता है? इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है? एब्जॉर्ब करना एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को। फिलामेंट टिश्यू का मेन जो फंक्शन है वो क्या है बेटा? कि एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है, और कुछ थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स को भी, ठीक है, मेन फंक्शन है। ठीक है, क्यों? क्यों इनमें ये क्यों है? क्योंकि इनमें कोई सोयल थोड़ी है, ये तो ऑन अदर प्लांट, एरियल नेचर के हो गए, उन अदर प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। नो सोइल वाटर, सोइल में होने वाला जो वाटर होता है उससे सॉइल वाटर कहते हैं, ना तो वो है, ना सोइल है, ना सॉइल वाटर है जिससे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ले। तो इसलिए इनके एरियल रूट्स होने के कारण इनमें विलामेन एक स्पेशलाइज टिश्यू आ जाता है जो मल्टी लेयर्ड का होता है, जिसमें स्पॉन्जी एपिडर्मिस होती है बेटा। और ये क्या करता है मेन की, एयर एयर से ही फिर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, विलामेन टिश्यू। तो इसको रोल्स भी बता दिए। उसके बाद आता है स्वेलिंग अप ऑफ हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स, ठीक है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? तो बेटा कोलोइड्स का आ गया फिर से क्वेश्चन, सॉलिड नेचर में कोलोइड्स का आ गया, उन्होंने वाटर गेन किया, ठीक है, तो उनकी स्वेलिंग हो जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो इनके कोलोइड्स के केस में हम इसको बेटा क्या कहेंगे? इम्बाइबिशन कहेंगे, क्योंकि जब क्या वाटर मॉलिक्यूल जब जुड़ जाते हैं सॉलिड सरफेस के साथ, तो वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसके कारण वो स्वेल हो जाता है, और इसको प्रोसेस को इम्बाइबिशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें भी क्या आएगा? क्योंकि एक स्पेशल तरह का डिफ्यूजन प्रोसेस है, जब सॉलिड पार्टिकल्स वाटर को एब्जॉर्ब करें या कोलोइडल पार्टिकल्स, उस केस में हम एम्बाइबिशन कहेंगे, ठीक है। वाटर की मूवमेंट जब होगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तब हम ऑस्मोसिस, और गैसेस का ओनली होगा तो तब हम कहेंगे डिफ्यूजन। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फूड इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम फ्लोएम टू द पिथ, फ्रॉम फ्लोएम टू द पिथ, तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जब जो फूड है बेटा वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम से, कई बार क्या होता है ना, हमारा वेस्कुलर बंडल होता है, तो सेंटर में पित्त होती है, उसके अराउंड फिर आता है जाइलम और फ्लोएम ऐसे करके, ठीक है, मतलब पित्त होगी, ठीक है, सेंटर में पित्त होगी, ठीक है बेटा, पित्त की प्रेजेंस होगी, और जब पित्त से फ्लोएम, फ्लोएम से पित्त की ओर जब जाता है, तो ऐसी वाली को क्या कहते हैं? कि ऐसे जा रहा है, फ्लोइम से पित्त की ओर खाना जा रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसको रेडियल ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, ठीक है, फ्लोइम टुवर्ड्स इनर पित्त, ठीक है, तो या फिर आउटर, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं रेडियल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। उसके बाद आता है, अब एक फिगर, फिगर की फॉर्म में क्वेश्चन है कि इसमें हमें रूट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बताए गए हैं, ठीक है, इन द गिवन डायग्राम डैश हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो क्या चीज है जो हेल्प करती है? तो ये अगर आपको तब ऐसे अगर डायग्राम भी ना दी होती, सिंपली क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा पार्ट है रूट का जो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और ऑप्शंस में अगर रूट कैप, रूट हेयर जोन, रूट हेयर, या मैच्योरेशन जोन है, इससे तो एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल गई कि रूट के कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे टिप पे क्या है? नीचे वाली टिप पे रूट कैप है, ठीक है, रूट कैप बिल्कुल टिप पे, यहाँ रूट के ना सरफेस के उसके यहाँ कैप लगाया जाता है, ताकि वो ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है ये टूट ना जाए, जब नीचे 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 मिट्टी के गड्ढे जाएगा, तो स्टोन्स भी आ सकते हैं बहुत कुछ, तो ये प्रोटेक्शन का भी एक तरह का काम करता है। फिर ये मेरिस्टेमेटिक रीजन आएगा जहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो ग्रो करे जाएंगे, न्यू सेल्स ऐड करे जाएंगे, और लेंथ बढ़ती जाएगी, इंक्रीज। उसके बाद जोन ऑफ इलोंगेशन, फिर रूट हेयर जोन, ये रूट हेयर जोन होगा जिसमें रूट हेयर्स होंगे, जोन उस एरिया को कह दिया जोन, और जहां पे रूट हेयर्स हैं, और है क्या मेन रोल रूट हेयर्स का। उसके बाद मैच्योरेशन जोन आ गया, जो थोड़े मैच्योर हो गए जब सेल्स, वो बन गया बेटा, रूट हेयर्स इज द राइट आंसर। रूट हेयर्स होते हैं रूट के ऊपर लगे हुए, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं, तो डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। उसके बाद आता है
एक्सेसिव डैश लीड्स टू विल्टिंग एंड इंजरी इन द प्लांट। ठीक है, एक्सेसिव क्या चीज। अब पहले तो अगर कई बार होता है कि क्या ज्यादा मात्रा में हो जाए तो प्लांट में विल्टिंग, मुरझा जाना मतलब, और चोट लग जाती है, इंजरी के चांसेस हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कई बार हम घरों में सब्जियां देखते हैं, जैसे रेडिश हो गई, मूली जिसे कहते हैं, या और कुछ चीजें ऐसे, जब वो कुछ दिन आप बाहर रख पड़ो सिकुड़ जाती हैं, है ना, मतलब वाटर लॉस हो गया ना उनमें, फूली फूली होंगी, ताजा कैसे होंगी। सब्जी वाले क्या करते हैं, पानी स्प्रिंकल करते रहते हैं ताकि वो मुरझा ना जाए, पुरानी ना लगे, सूखी ना लगे, वाटर की उस पर स्प्रे करते रहते हैं ताकि वो वाटर अब्जॉर्ब होता रहे और वो बिल्कुल टर्जिड रहे सेल्स जो है, वही हो गया। और जब उनको वाटर अच्छे से नहीं मिलना, और दूसरा उनमें क्या होता है ना, वाटर लॉस। वाटर लॉस कैसे होता है, वाटर लॉस होता है वाटर वेपर की फॉर्म में, ट्रांसपिरेशन। तो एक्सेसिव जब ट्रांसपिरेशन हो जाता है तो वाटर लॉस हो गया, वो सिकुड़ गई, विल्टिंग, और इवन बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया तो इंजरी के चांसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पानी इतना नहीं मिलेगा और लॉस होता जाएगा, सिकुड़ते जाएंगे, सिकुड़ते जाएंगे, प्लाज्मोलाइसिस हो गई, इंजरी हो गई उनके अंदर। ठीक है, तो एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन के कारण। ठीक है, और एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर जब लूज तेजी से होगा, इतना रूट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी जितना तेजी से वो लूज कर देगी, जिसके कारण विल्टिंग हो जाएगा, टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा, मुरझा जाना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द environmental conditions will increase the rate of transpiration। इसको अगर आपको ना भी आता हो ट्रांसपिरेशन वर्ड, लेकिन आपको पता चल गया कि पानी का लॉस होना, पानी का लूज होना, वाटर लॉस इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू पोर्स लाइक स्टोमेटा, जिसे कहते हैं थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, मेनली तो ये डेफिनेशन होगी ट्रांसपिरेशन की। तो बात क्या चल रही है, मेन इसके कहना, पानी का भाप की फॉर्म में, वाटर वेपर की पानी का भाप की फॉर्म में उड़ जाना, एक तरह का कहना है ना, लॉस हो जाना। ठीक है, एरियल जो, एक पेड़ के एरियल पार्ट्स जो है, मतलब रूट्स से नहीं, एरियल पार्ट्स जो हवा में है, ऐसे उसके लीव्स, स्टेम्स, पत्ते हो गए, ये सब। तो एक तरह का ये किसके सिमिलर है, भाप बन के क्या उड़ता पानी, इवेपोरेशन भी तो होती है। अगर आपको याद हो, हम 9 10 क्लास से ही हम पढ़ते थे इवेपोरेशन के फैक्टर्स, कि जितनी ज्यादा तेज टेम्परेचर हो इवेपोरेशन ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा विंड बढ़ रही होगी इवेपोरेशन ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा स्पीड है वही विंड स्पीड ज्यादा होगी, उसके बाद लाइट ज्यादा है तो ज्यादा होगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी लेकिन अगर ज्यादा, मॉइस्चर ज्यादा है तो वो कम होगी। ठीक है, तो ये फैक्ट, सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा खुला एरिया है। चाय को हम अगर छोटी ग्लास ग्लास में पिए तो वो टाइम लगाती है ठंडे होने में, लेकिन ज्यादा बड़े कटोरे में डाल के पियेंगे, जल्दी वो ठंडा हो जाएगा, भाप बन के गर्मी हीट निकल जाएगी जैसे काफी, तो वो इजिली हो जाएगा, एक बता रहे हैं चीज। तो उसी तरह ये भी तो है ट्रांसपिरेशन, तो कौन सा फैक्टर है जो उन्होंने कहा, उसी तरह अब इसको रिलेट करो कि फॉलोइंग, निम्नलिखित में से इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी कौन सी है, इन्वायरमेंट की ऐसी कौन सा कंडीशन होगा जो इंक्रीज करा देगी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को, मतलब बढ़ा देगी। तो हाई ह्यूमिडिटी से, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर, मॉइस्चर अगर ज्यादा हुआ पहले ही तो इवेपोरेशन या ये कह लो ट्रांसपिरेशन घटती है, ये घटेगी, तो ये तो गलत हो गया। लो लाइट, अरे लाइट तो तेज चाहिए ना, सनलाइट ज्यादा पड़ रही है, लाइट मतलब इंटेंसिटी तेज चाहिए ना कि कम, नहीं। हाई विंड वेलोसिटी, विंड की स्पीड ज्यादा, या लो लो टेम्परेचर पे तो ठंड हो जाएगी ना, तो कहाँ से भाप बनने में, कन्वर्ट होने में एनर्जी मिलेगी। तो हाई विंड वेलोसिटी मतलब तेज हवा चलती है जब, तो कितनी जल्दी कपड़े भी सूखते हैं, है ना, इवेपोरेशन ज्यादा होती है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आर्मर एंड स्टॉट, अकॉर्डिंग टू द आर्मर एंड स्टॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, आर्नर एंड स्टाउट के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो जरूरी नहीं है, एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है उसको बताने का क्राइटेरिया, जो इनमें से कौन सा है जो लाइन नहीं है, जो फॉलोइंग में से पॉइंट एलिमेंट के रिलेटेड जो है वो पॉइंट सही नहीं है। तो पहला पॉइंट जो है किसके अकॉर्डिंग, लेकिन आर्नोन और स्टाउट के अकॉर्डिंग। तो पहली ऑप्शन है, पहले रीड कर लेते हैं, द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। उसके बाद जो है द, बी ऑप्शन, द रिक्वायरमेंट फॉर द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल। सी ऑप्शन है, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्लांट्स मेटाबॉलिज्म।
या डी, एलिमेंट मस्ट बी इजिली एब्जॉर्ब डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। तो एक एलिमेंट में क्या होना चाहिए, पहली ऑप्शन आर्नोन और स्टाउट कहते थे कि एलिमेंट को जो है वो एब्सोल्युटली क्या होना चाहिए, जरूरी है। एलिमेंट वो होता है जो बहुत ज्यादा, प्लांट के केस में एलिमेंट जो बहुत मस्ट बी एब्सोल्युटली एसेंशियल, एसेंशियल होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, ये कहा था उन्होंने। ये आर्नन और स्टोट ने कहा था। तो ये ऑप्शन होती है बिल्कुल सही। उसके बाद ऑप्शन बी जो है वो कहता है द रिक्वायरमेंट फॉर द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल। कि जो एलिमेंट चाहिए वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक होना चाहिए कि ये एलिमेंट चाहिए, फिर उसकी जगह कोई और काम में नहीं आना चाहिए, उसी का अपना एक रोल होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ये कहा था। ऑप्शन डी जो है, सी, उस एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म। कि ऐसा एलिमेंट जो होता है ना उसका डायरेक्ट रोल होता है, कोई प्रभाव होता है किसमें, प्लांट के मेटाबॉलिज्म, जो क्रियाएं हैं उसमें अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं उसमें। ये भी उन्होंने कहा था। तो ऑप्शन डी कहता है एलिमेंट जो है वो होना चाहिए जो प्लांट जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाए सॉइल में से, जरूरी नहीं है, किसी और फॉर्म में भी होके हो सकता है कन्वर्ट होके फिर एब्जॉर्ब हो। तो यही ऑप्शन डी जो है इनके अकॉर्डिंग एलिमेंट के रिलेटेड, आर्नर और स्टाउट के रिलेटेड गलत थी। कि जरूरी नहीं है एलिमेंट वो जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो एब्जॉर्ब हो जाए सॉइल से, किसी और फॉर्म में पहले कन्वर्ट होके भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजर। स्टोमेटा का ओपन होना या क्लोज होना, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्टोमेटा जो है छोटे छोटे टाइनी पोर्स, छेद, होल लाइक स्ट्रक्चर, पोर लाइक स्ट्रक्चर, जो यूजुअली एरियल पार्ट्स जो होते हैं, जैसे कि मेनली लीव्स के पत्ते के सरफेस के ऊपर या फिर स्टेम वगैरह के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस छोटे से जो छेद है उसका बंद होना या खुलना, ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है। तो ये होते हैं एक बताते हैं हम ऐसे, आपने फिकर ना ये किडनी शेप सेल्स या बीन शेप सेल्स बड़े देखे होंगे। तो इस पोर को, इसको कहते हैं स्टोमेटा, इसको स्टोमेटा कहा जाता है। तो ये जो साइड में ये जो किडनी शेप या बीन शेप्ड कह लो, बीन या किडनी शेप्ड सेल्स जो हैं, इन्हें कहा जाता है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ये कंट्रोल करते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब ये ऐसे हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल सिकुड़े हुए, श्रिंक्ड है, जब वाटर इनसे लूज हुआ है तो तब ये क्लोज हो गए। जब वाटर इनसाइड गया ये फूल गए, फूल के पूरा ऐसे ओपन हो गए और ओपन हो गया पूरा। ठीक है। तो कौन कंट्रोल कर रहा है, गार्ड सेल्स कंट्रोल कर रहे हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि गार्ड सेल्स जो है ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो बेटा अब जो न्यूट्रिएंट्स पे, अगर मिनरल न्यूट्रिएंट्स चैप्टर था इसके बारे में भी अगर आए, तो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। सबसे पहले तो मैक्रो, एक होते हैं माइक्रो। जो चाहिए हाई क्वांटिटी में या कह लो लार्ज मात्रा में, उसको मैक्रो कहते हैं। जो लो क्वांटिटी में या कह लो अ, बिल्कुल लेस मात्रा में, लेस इन क्वांटिटी या नंबर, तो उससे हम कहते हैं माइक्रो, बहुत कम क्वांटिटी में। तो जो होती है ना मैक्रो, उनका सिंपली आप ना एनपीके तो डाल ही सकते हो, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस। लेकिन जो माइक्रो हैं जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नो नॉट मैग्नीशियम, बोरोन हो गया, जिंक हो गया, बोरोन हो गया, कॉपर हो गया, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो कम मात्रा में चाहिए एज कम्पेयर टू मैक्रो के। ठीक है। एनपीके ये तो है ही मेन। दूसरा इधर आ जाता है कैल्शियम भी, मैग्नीशियम भी और सल्फर भी। ये यहाँ जिंक हो गया, ब्रोन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब चीजें जो है ये आ जाती हैं। ठीक है। ये किस में आएंगी, माइक्रो में। तो इनमें से अब इजी हो गया ना, ये देखो, ये जिंक हमने अभी पढ़ा, ये है माइक्रो। कॉपर और ब्रोन ये सब माइक्रो हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन है एनपीके, ये क्या है, मैक्रो। और उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या एग्जाम्पल है मैक्रो न्यूट्रिएंट की। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ प्लांट शोज डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मोबाइल न्यूट्रिएंट, वेयर डू दीज सिम्टम्स यूजुअली अपीयर फर्स्ट। कहते अगर एक प्लांट जो है वो क्या शो करता है,
अगर एक प्लांट जो है वो सिम्टम्स शो करता है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स एक मोबाइल न्यूट्रिएंट के, मोबाइल, ठीक है, मतलब डेफिशिएंसी सिम्टम मतलब उस न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, उसके कारण अब उसमें कुछ क्या बदलाव हमें होता है ना, जैसे अगर हमारे में हम कुछ दिन हमारी बॉडी में अगर हम अच्छे से आयरन नहीं ले रहे हैं तो आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है, हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ब्लड रेड ब्लड सेल्स में कमी आ जाएगी, हीमोग्लोबिन में कमी आ जाएगी। तो हमें क्या होता है, हम चेक करवाते हैं, गए ब्लड टेस्ट करवाया, आ गया जी आपका तो हीमोग्लोबिन 7 रह गया, 8 रह गया, कमी हो गई है, 6 रह गया। तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम है, उसके कारण क्या हो जाएगा, आपकी स्किन के ऊपर, आपकी स्किन जो है वो थोड़ी येलोइश येलोइश वाइट वाइट येलोइश येलोइश नजर आएगी, तो रेडिश वगैरह नहीं होगी। ठीक है। तो इस ये क्या दिखाता है, उसके कुछ कमी सिम्टम्स, आपकी बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, आपकी आईज जो है वो वाइट वाइट, स्किन पेल सी होने लग पड़ेगी। तो उसी तरह इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर कहते एक मोबाइल न्यूट्रिएंट का कमी हो जाए प्लांट की बॉडी में, तो उसके सिम्टम्स अगर शो हों तो सबसे पहले वो सिम्टम्स कहाँ अपेयर होंगे, कहाँ दिखेंगे, सबसे पहले वो सिम्टम है जो वो कहाँ दिखेंगे। तो बेटा जब एक प्लांट में नहीं होता तो ऑप्शंस पहले पढ़ते हैं हम। पहली ऑप्शन जो है वो है यंगर लीव्स में, दूसरी है ओल्डर लीव्स में, तीसरी है रूट्स, और जो डी ऑप्शन है वो है स्टेम एपेक्स। तो कहाँ होगा, कहते हैं सबसे पहले जो होगा वो ओल्ड लीव्स में शुरू शो होगा। आपने ऐसे याद रख लेना है कि मोबाइल न्यूट्रिएंट है, कह रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट अपेयर कहाँ होना है, होना फर्स्ट है अपेयर, लेकिन होना पुराने में है, ओल्ड में, तो ऐसे थोड़ा करके याद याद रख सकते हो। ठीक है। जब मोबाइल न्यूट्रिएंट्स क्या है इनमें, पहले वो बताएं, मोबाइल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, मतलब मेन जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, जो उसकी ग्रोथ के लिए मतलब प्रायोरिटी है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोबाइल मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो उसकी किसके लिए, फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए। तो प्लांट क्या करेगा, मोबाइल इन्हें क्यों कहा गया, जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, सबसे प्रायोरिटी में होगी, उसको वो ट्रांसपोर्ट करेंगे ना। तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स उसको वो ट्रांसपोर्ट करेंगे कहाँ से, ओल्डर से न्यू की तरफ, यंगर की तरफ, मच्योर से यंगर की तरफ हम करेंगे ना एट ग्रोइंग टिप। क्या होता है, ओल्ड नीचे वाले ओल्डर पार्ट से, ऊपर के पार्ट्स तो यंगर वाले हम माने जाते हैं ना, तो नीचे से ऊपर एब्जॉर्ब होके ही जाएंगे ना वो। तो ओल्ड से मच्योर से यंगर की तरफ जाएंगे, तो यही कंसेप्ट माना जाता है कि ओल्ड से मच्योर, मच्योर से पार्ट से यंगर की तरफ। और यूजली बेस पे होते हैं मच्योर वाले, बेस से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं टिप पे तो वहां यंगेस्ट वाले होते हैं। तो इसकी तरफ जाते हैं ट्रांसपोर्ट होके, एन पी के हो गया जैसे, जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है, मोस्ट, या कह लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो जब इनकी ही कमी हो गई बेटा, जब इनकी ही कमी हो गई, तो सबसे पहले जहां से वो जा रहे थे तो ओल्डर पार्ट्स में ही तो सबसे पहले अपेयर होगा, जहां से उसको ट्रांसपोर्ट करना था फर्स्ट टू। तो डिप्लीशन का सिम्टम्स जो है, इनकी कमी के सिम्टम्स जो है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, वो सबसे पहले इसी में शो होंगे। तो मेनली जो होते हैं क्लोरोसिस हो गया जैसे, मतलब कि ग्रीन पिगमेंट का कमी, येलोइंग हो जाना, मतलब लीव्स वगैरह का येलोइंग हो जाना, यंगर लीव्स बल्कि ओल्डर पार्ट्स येलो येलो दिखने लग पड़ेंगे, और जबकि अभी ग्रीन पार्ट, यंगर पार्ट जो हैं वो हेल्दी ही रहेंगे काफी टाइम तक, लेकिन सबसे पहले हमें ओल्डर पुराने वालों पे ही कमी दिखनेगी, येलोइंग हो जाएगी, क्लोरोसिस हो जाएगी। ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओल्डर लीव्स। ठीक है, पुराने पत्ते जो पहले के बने होंगे उनमें। उसके बाद आता है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट, दो वर्ड्स आते हैं, एक आता है ऑब्लिगेट और एक आता है फैकल्टेटिव। ठीक है। तो कहते हैं इसमें वो कह रहे हैं जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं वो कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जो बेटा ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं वो क्या सैप्रोफाइट्स होते हैं, बट कैन ऑल्सो बिकम पैरासाइट्स। क्या वो पेस्ट हैं, आर पेस्ट, बट कैन ऑल्सो बिकम सैप्रोफाइट्स। कंज्यूम ओनली डेड एंड डिकेइंग मैटर, या कंज्यूम करते हैं लिविंग होस्ट को। अच्छा, अब ये देखो इसमें, मैं अगर आपको बता दूं, पहले तो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ऑब्लिगेट, एक होता है फैकल्टेटिव। तो ऑब्लिगेट है ट्रू इंसान, ट्रू रंग दिखाता है, जो अपना ट्रू, ट्रू पर्सन, ट्रू रंग दिखाएगा, जो है वही रहेगा, स्टैंड लेता है वही रहेगा, टिकेगा, स्टैंड लेगा ये क्या लेगा, स्टैंड लेगा। लेकिन ये फैकल्टेटिव जो है ना, ये धोखे वाला है, नो स्टैंड, इसका कोई स्टैंड ही नहीं है ये कंडीशन के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। ये क्या आएगा, बदल जाएगा, अब कैसे मैं बताती हूँ। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जो हैं वही रहेंगे, एक ही नेचर, अगर पैरासाइट हैं तो पैरासाइट ही रहे वो टोटली, टोटली कंप्लीट, कभी चेंज नहीं होंगे, पैरासाइट है तो पैरासाइट। अगर वो सेपरोट्रॉप्स हैं
तो वो सेप्रोट्रॉफ्स ही हैं और कुछ नहीं बनते। तो ये क्या होंगे, ऑब्लिगेट, जो चेंज नहीं होंगे किसी भी कंडीशन में कि अभी खाना है तो मैं ऑटोट्रॉफिक, बाद में नहीं है तो मैं हेटरोट्रॉफिक बन जाऊंगा, ऐसे नहीं। लेकिन जो अभी सेप्रोट्रॉफ्स थे, है होते सेप्रोट्रॉफ्स है मेनली, लेकिन अगर नहीं मिला डैडी कहीं भी तो वो पैरासाइट भी बन जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये बदले ना, रंग बदला, तो ये तो फैकल्टेटिव हो गए, ये फैकल्टेटिव हो गए। है पेस्ट, बी ऑप्शन कह रहा है ये पेस्ट होते हैं, लेकिन सैप्रोफाइट्स भी बन सकते हैं, तो ये भी ऑब्लिगेट नहीं है, ये भी धोखेबाज है, फैकल्टेटिव। अब जो सिर्फ और सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन पूछा तो पैरासाइट्स हुआ है ना, तो ये तो सैप्रोफाइट्स की एग्जाम्पल है, सैप्रोफाइट्स की डेफिनेशन है, जो गला सड़ा मांस गंदा जो है डेड हो चुका ऑर्गेनिक मैटर उसको कंज्यूम करके रहते हैं। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट पे रहते हैं, तो पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट वही होता है जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, होस्ट पे रहता है, टोटली डिपेंड उसी पे करता है। तो जो ऑब्लिगेट वाले होंगे जो कंप्लीटली वही रहेंगे, सिर्फ कंज्यूम करता है लिविंग होस्ट को। तो इसकी जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ हम आज के क्वेश्चंस यहीं तक करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसी को ही आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आज हमने क्या किया, फिजियोलॉजी स्टार्ट की है, और फिजियोलॉजी में हमने क्या किया है कि उनके ट्रांसपिरेशन ऑस्मोसिस पे क्वेश्चन किए, कुछ ग्लूटेशन पे किए, और हमने फिर तीन तरह के ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस पढ़े, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक, उसके रिलेटेड कि कब वो सेम साइज का रहेगा, कब स्वेल, कब लॉस वाटर करके श्रिंक हो जाएगा। तो इसी के जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।